दूसरे दिन अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों देशों की सेनाओं ने फिर एक दूसरे पर भीषण हमले कर दिए, मिसाइलों की बौछार कर दी, आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी। हालात उसी तरह के बन गए जैसे सीज फायर से पहले थे, यानी युद्ध वाले हालात बन गए। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हमले किए गए। पहले अमेरिका ने धावा बोला, लगातार दूसरे दिन ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी की। उसके लड़ाकू विमान एक बार फिर ईरान की सीमा में घुस गए, जोरदार एयर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है उनकी फौज ने ईरान की धरती पर करीब 50 टॉमाहॉक मिसाइलें दाग दी। इन मिसाइलों की गिनती अमेरिका की सबसे विध्वंसक मिसाइलों में होती है। तबाही मचाने वाली मिसाइलें यह मानी जाती हैं। ईरान ने भी फिर देर नहीं लगाई, पलटवार कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगाए गए पहरे को सख्त कर दिया, वहां से जहाजों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगाने का दावा कर दिया और दोबारा अमेरिका की सेना के अड्डों को निशाने पर ले लिया। उन सैन्य अड्डों को जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। ईरान की IRGC सेना ने उन पर दर्जनों मिसाइलों की बारिश कर दी। IRGC ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया, दिखा कि थोड़ी देर के अंदर ही एक एक कर कई मिसाइलें दाग दी गईं, बिजली की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती दिखीं। ईरान के किस हिस्से से यह हमला किया गया, इसकी जानकारी IRGC ने नहीं दी। सुरक्षा कारणों से उसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन दावा किया कि दुश्मन के ठिकानों को दहलाने के लिए उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। लंबी दूरी की मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, सबका इस्तेमाल किया। एक रोज पहले भी ईरान ने इसी तरह की कार्रवाई की थी। कुवैत पर हमला बोला था, बहरीन पर हमला बोला था, जॉर्डन पर हमला बोला था, इन देशों में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों पर हमला बोला था। दूसरे दिन भी उसने वहीं प्रहार किया। इन्हीं तीनों देशों पर सबसे खतरनाक हवाई हमले किए। अकेले जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें उसने मार दी और वहां अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को बर्बाद करने का दावा किया। हमले में उनके परखचे उड़ने का दावा किया। हालांकि जॉर्डन ने इससे साफ इनकार किया। इजराइल का पड़ोसी देश है जॉर्डन, वहां भी अमेरिका का सहयोगी है। वो भी उसकी धरती पर भी अमेरिका ने कई एयरबेस बना रखे हैं। वहां सैकड़ों अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। F-16 से लेकर F-35 लड़ाकू विमान तक वहां तैनात हैं। इसीलिए ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए एक बार फिर उसके जॉर्डन वाले सैन्य अड्डों पर अटैक कर दिया और उसके हमले से जॉर्डन में दहशत मच गई। आसमान में मिसाइलें और बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन दिखे। लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। आबादी वाले इलाकों में अफरा तफरी के हालात बन गए। जॉर्डन के उत्तरी हिस्से में अजरक नाम का शहर है। इसी शहर के नजदीक अमेरिका का एक एयरबेस है, मुवफ्फक सल्ती एयरबेस। जानकारियों से पता चला इस बेस पर अमेरिका ने अपने कई घातक एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। F-15 तैनात कर रखे हैं, F-16 तैनात कर रखे हैं, F-35 तैनात कर रखे हैं। इस बेस से ईरान के बॉर्डर की जो सबसे कम दूरी है वो भी 550 किलोमीटर से ज्यादा है। IRGC ने इसी बेस पर 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें फोड़ने का दावा किया, लेकिन जॉर्डन ने इस दावे को खारिज कर दिया। जॉर्डन ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके मुताबिक ईरान ने मिसाइलें जरूर मारी, लेकिन उन्हें वक्त रहते रोक दिया गया, नाकाम कर दिया गया। इससे पहले कि वो एयरबेस से टकराती उन्हें हवा में मार गिराया गया और यह काम जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया, जबकि ईरान का कहना है उसकी मिसाइलें वहीं गिरी जहां अमेरिका का ठिकाना है। धमाका भी हुआ, नुकसान भी हुआ, ईरान कह रहा है। IRGC ने दावा किया उसके हमले में एयरबेस पर खड़े अमेरिका के कई लड़ाकू विमान जलकर राख हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। अमेरिका के लगाए एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम भी तहस नहस हो गए। जॉर्डन का लेकिन दावा है कि ईरान की कोई भी मिसाइल उसकी धरती पर फटी ही नहीं। ऐसे में नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि ईरान की IRGC सेना ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में अमेरिका के 18 अहम सैन्य अड्डों पर बमबारी की। ड्रोन और मिसाइल हमलों में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया।
हालांकि आईआरजीसी ने जिन एयरबेसों पर हमले की बात कही उनमें सभी के नाम नहीं बताए। 2-4 एयरबेसों के बारे में जानकारी दी, सबके नहीं दी। जिनका दावा किया उसमें सबके नाम नहीं बताया तो इनमें कुवैत में भी अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं, ईरान के निशाने पर हैं और उन पर जमीन के साथ साथ समंदर से भी अटैक किया गया। ईरान से दागी गई मिसाइलें कुवैत के आसमान में पहुंची तो वहां हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। लोगों को अलर्ट किया गया कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। कुवैत में उसी तरह के हालात नजर आए जिस तरह के हालात 2 महीने पहले युद्ध के दौरान थे। तब भीषण जंग चल रही थी क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था तो ईरान की फौज ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों को टारगेट पर ले लिया था। आरोप लगाया था कि वो ईरान की दुश्मन सेना को पनाह देते हैं, हमले के लिए जमीन देते हैं, आसमान देते हैं। सीज फायर के दौरान भी ईरान ने कई बार अपने पड़ोसियों को चेतावनी दी कि वो अमेरिका से दूरी बना लें, उसका साथ छोड़ दें, जंग में उसे मदद करना छोड़ दें। कुवैत को भी चेताया। इसलिए जब अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो वो एक बार फिर कुवैत पर टूट पड़ा। वहां अमेरिका के 3 ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। कुवैत फारस की खाड़ी के पश्चिमी छोर पर है। उसका बॉर्डर सऊदी अरब से भी लगता है, इराक से भी लगता है। दोनों देशों के बीच में वो मौजूद है। कुवैत से ईरान की सरहद महज 35 किलोमीटर दूर है। इराक का एक छोटा सा इलाका है जो दोनों को अलग करता है। आईआरजीसी ने बताया उसने अपनी जमीन से भी कुवैत पर मिसाइलें दागी और फारस की खाड़ी में मौजूद उसकी नेवी ने भी वहां हमला किया। इसके अलावा बहरीन पर भी अटैक किया। इराक के इरबिल में मौजूद अमेरिका के ठिकाने पर भी हमले की बात कही। आईआरजीसी का दावा है उसके सैनिकों ने दुश्मन के हमलों का जवाब सख्ती से दिया। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के 18 यानी 1.5 दर्जन ठिकानों को टारगेट करने का उसने दावा किया। ईरान ने धमकी भी दी कि अगर अमेरिका उकसावे वाली कार्रवाई से बाज नहीं आया तो इस बार की लड़ाई पश्चिम एशिया के बाहर भी फैल सकती है। इब्राहिम अजीजी ने यह धमकी दी। वो ईरान में संसद की उस समिति के प्रमुख हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों पर फैसला लेती है। उन्होंने धमकी दी। इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को ललकारा कि उसकी हार तय है और ईरान युद्ध लड़ने से रत्ती भर नहीं घबराता, कि 40 दिन तक चले युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा, बड़े पैमाने पर उसके सैनिकों की मौत हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर पर्दा डाल रहे हैं, जानबूझकर आंकड़े छिपा रहे हैं, कह रहे हैं अजीजी। इब्राहिम अजीजी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने चेतावनी दी जंग की आग अगर दोबारा भड़की तो इस बार सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं जलेगा बल्कि दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, यानी वो देश जो पश्चिम एशिया के भी बाहर हैं। हालांकि ईरान के इन हमलों और उसकी धमकियों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने साफ किया अमेरिका भी रुकने वाला नहीं है, कि अगले कुछ घंटे ईरान पर भारी पड़ेंगे, बहुत बड़ा हमला करेगा अमेरिका। ईरान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, कहर बरपने वाला है। ट्रंप की इस धमकी से कुछ घंटे पहले भी अमेरिका की सेना ने ईरान में कई जगहों पर बमबारी की। लगातार दूसरे दिन ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला और समंदर में मौजूद अपने युद्धपोतों से ताबड़तोड़ हमले किए। वीडियो भी दिया इनका कि जिसमें दिखा कुछ ही मिनटों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर दी गईं। अमेरिका की नेवी की सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के दक्षिणी हिस्सों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी, युद्धपोतों से ये हमले किए और ईरान में घुसे अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने भी वहां बारूद बरसाया। एक रोज पहले भी अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर अटैक किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। फिर ईरान ने भी अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया था। हालांकि बाद में दोनों देशों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनकी दोबारा टक्कर हो गई। अमेरिका की नेवी ने दावा किया उसने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया। ईरान के उन सैन्य ठिकानों पर हमले किए जिनसे अमेरिका को खतरा था, उसकी सेना को खतरा था। यह हमले हॉर्मुज गलियारे के पास मौजूद किश्म द्वीप पर किए गए, बुशर प्रांत पर किए गए, हॉर्मुजगान प्रांत पर किए गए। दूसरे दिन के हमले में ईरान के कराज शहर को निशाना बनाया गया। यह शहर ईरान के उत्तरी हिस्से में है, तेहरान के नजदीक। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया इन हमलों में टॉमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया।
अमेरिका की सेना ने 49 टोमाहॉक मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों पर फोड़ दी। यह विनाशकारी मिसाइल परमाणु बम भी फोड़ सकती है। 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तहस नहस कर सकती है। अपने सटीक हमले के लिए जाने जाती है। टोमाहॉक मिसाइल करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करती है। अमेरिका ने इसकी मदद से ईरान को तगड़ी चोट देने का दावा किया, लेकिन ट्रंप इतने पर रुकने को तैयार नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया, ईरान के लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। नेवी से लेकर एयरफोर्स तक का अंत हो चुका है। मिसाइलों के अड्डे बर्बाद हो चुके हैं। हवाई हमलों का पता लगाने वाले रेडार सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता, यह कह रहे हैं ट्रंप। और वो इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने ईरान को वेनेजुएला के नाम पर भी धमका दिया कि वो ईरान का वही हाल करेंगे जो वेनेजुएला का किया। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। ईरान की तरह वहां भी बड़े पैमाने पर तेल के भंडार हैं, बल्कि वेनेजुएला तो वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार हैं। तो इस साल के शुरू में अमेरिका की आर्मी ने अचानक उस पर धावा बोल दिया था, आपको याद होगा। दर्जनों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर वेनेजुएला में घुस गए थे और कुछ ही घंटों के अंदर उसके अहम सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को बंधक बनाकर लाए थे अमेरिका, न्यूयॉर्क की जेल में कैद कर दिया था। ट्रंप ने धमकी दी वो ईरान में भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। ईरान के पास कच्चे तेल को इकट्ठा करने की जो सबसे बड़ी जगह है वो है खार्ग आइलैंड। ईरान के अलग अलग इलाकों से निकलने वाले तेल को पहले फारस की खाड़ी तक लाया जाता है, वहां खार्ग द्वीप पर जमा किया जाता है और इस द्वीप पर ईरान ने तेल के बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं जहां कच्चे तेल को जमा किया जाता है और फिर जहाजों पर वहां से लादा जाता है और दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। ईरान का करीब 90% तेल यहीं से दूसरे देशों में जाता है, यानी इस द्वीप पर ईरान की जान बसती है और ट्रंप ने उसी को कब्जे में लेने की धमकी दी। उन्होंने ईरान के दूसरे तेल ठिकानों को भी हथियाने की धमकी दी, गैस ठिकानों को भी हथियाने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका ईरान के पूरे तेल कारोबार पर अपना कंट्रोल जमा लेगा, ठीक उसी तरह जैसा उसने वेनेजुएला में किया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि एक सीक्रेट मिशन चलाकर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 10 करोड़ बैरल तेल निकलने दिया था, वो भी तब जब ईरान के साथ सीज फायर चल रहा था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के इस मिशन की ईरान को भनक तक नहीं लगी थी, उसे नहीं पता लगा था। वो ये मान के बैठा था कि उसने कंट्रोल कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, लेकिन अमेरिका ने वहां से तेल निकलने दिया था। मतलब ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हॉर्मूज गलियारे पर अपने दबदबे और कब्जे का डंका पीटता रहा और उसकी नाक के नीचे से उनकी सेना ने वहां से 10 करोड़ बैरल तेल पार करा दिया था, दुनिया भर के बाजार में भेज दिया था वो तेल, और इससे कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखने में बड़ी मदद मिली। ये ट्रंप ने दावा किया कि ये उनका सीक्रेट मिशन था। इससे कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास नहीं। उनके मुताबिक अगर वो हॉर्मूज गलियारे में फंसे कच्चे तेल को नहीं निकलवाते तो कीमतें $250 प्रति बैरल पहुंच जाती। It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out, and that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. तो उनका दावा है सीक्रेट मिशन की ईरान को खबर ही नहीं लगी। सीज फायर के दौरान हर रात हॉर्मूज गलियारे से तेल के जहाज पार करवाए जाते रहे। एक रात में 20 से ज्यादा जहाजों को वहां से निकाला जाता था, उनकी लाइटें बंद करके, रेडार सिस्टम बंद करके, ताकि ईरान की IRGC सेना को कुछ पता ही न चल सके। यह दावा किया ट्रंप ने कि सीज फायर के 10 दिन में 200 से ज्यादा जहाज बंद पड़े हॉर्मूज गलियारे को पार करके दुनिया के बाजार में पहुंच भी गए। But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to
tell you because they just figured it out. हालांकि दावे सिर्फ ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका की सेना ने कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं दी, ऐसे कोई सीक्रेट मिशन के बारे में कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने तो यह भी कह दिया कि हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का नहीं बल्कि अब अमेरिका का कब्जा है। ऐसे वक्त पर कहा जब थोड़े दिनों की शांति के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, तनाव फिर से बढ़ गया, दोनों एक बार फिर बड़ी जंग के मुहाने पर खड़े हो गए। उधर ओमान में एक और भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हो गया। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों को निशाना बनाया। तीनों ही हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। सबसे पहले 8 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उसमें 24 भारतीय सवार थे। ओमान की मदद से सभी भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया। अगले ही दिन इसके भारत के एक और टैंकर जहाज पर हमला हुआ। टैंकर जहाज जिसमें टैंक में तेल और गैस होता, उस पर भी 24 भारतीय मौजूद थे। 21 भारतीयों को बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय लापता बताए गए थे। बाद में उन तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई और इसके 2 दिन बाद भारत का तीसरा टैंकर जहाज हमले का शिकार हो गया। MT जलवीर नाम का जहाज। यह हमला ओमान के शिनास पोर्ट पर हुआ। इससे पहले हुए दोनों हमले भी ओमान में ही हुए थे। इसके बाद वहां तीसरा हमला भी हो गया। हमले के बाद उस जहाज से धुआं उठता नजर आया। बीच समंदर में वो जहाज जलता हुआ दिखाई दिया, MT जलवीर। हमले से पहले का एक ऑडियो भी सामने आया। उसमें जहाज पर मौजूद चालक दल ने अपने मौजूदा हालात के बारे में बताया। ऐसा सुनाई दिया। They want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। चालक दल के एक सदस्य ने जानकारी दी कि जहाज पर मौजूद चालक दल सुरक्षित है, लेकिन जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई है, जिससे जहाज को काफी नुकसान हुआ। सिनास पोर्ट कंट्रोल, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम जलवीर दैट ऑल क्रू आर सेफ, दे आर इन फोक्सल एंड दे हैव अ ह्यूज फायर इन द इंजन रूम। फिर भारतीय दूतावास ने ओमान में अधिकारियों से संपर्क किया, वहां बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि गिनी बिसाऊ देश के झंडे वाला था यह जहाज। झंडा गिनी बिसाऊ का था, MT जलवीर। वो हमले का शिकार हो गया। इसके बाद ओमान की नेवी के साथ बचाव अभियान चलाया गया। जहाज पर 20 भारतीय सवार थे। भारतीय दूतावास ने दावा किया सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिका ने इस हमले को लेकर फिर एक बयान जारी किया कि MT जलवीर ने ईरान का तेल ले जाने की कोशिश की। उस जहाज ने अमेरिका की नाकेबंदी का उल्लंघन किया, इसलिए अमेरिका की सेना ने उस जहाज पर हमला कर दिया और 2 मिसाइलें दाग दी। इससे पहले 8 जून को और 9 जून को भी अमेरिका ने भारत के टैंकर जहाजों पर हमला किया था। 8 जून को अमेरिका ने MT मैरीवैक्स नाम के एक टैंकर जहाज को निशाना बनाया था। उस पर 24 भारतीय सवार थे। अमेरिका ने उस जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल हमला किया था। भयंकर आग लग गई थी। मिसाइल हमले की वजह से जहाज में छेद हो गया, पानी भरना शुरू हो गया था। उस वक्त ओमान की सेना की मदद से बचाव अभियान चलाया गया था और सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिर भारत सरकार ने ओमान को धन्यवाद भी दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने जानकारी दी कि MT मैरीवैक्स टैंकर जहाज ने अमेरिका की तरफ से लगाई गई नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी, इसलिए उस जहाज पर हमला किया गया था। फिर अगले ही दिन 9 जून को अमेरिका ने एक बार फिर एक भारतीय टैंकर जहाज पर हमला कर दिया था। MT सेतेबेलो नाम के जहाज को निशाना बनाया था। MT सेतेबेलो नाम के उस टैंकर जहाज पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ था। उस जहाज पर भी 24 भारतीय सवार थे। 21 भारतीयों को बचा लिया गया था। 3 की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश थे। शिवानंद चौरसिया उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों के मुताबिक आखिरी बार जब शिवानंद से बात हुई थी तब सब कुछ ठीक था। परसों शाम को बात हुई थी। क्या बता रहे थे वो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं, और कुछ नहीं बताया उन्होंने। नहीं, और कुछ तो नहीं बताया। डेक कैडेट आदित्य शर्मा की भी जान गई। उनके पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपने बेटे के बारे में बात करते करते रो पड़े। भारत सरकार से अपील की वो उनके बेटे के शव को भारत ले आए। सिर्फ हमें बच्चे का एक उसका जो भी बॉडी है जैसी भी है हमें हमारे पास पहुंचा दे।
बहुत मेहरबानी होगी सबकी। 9 जून को हमला हुआ, फिर अमेरिका ने एक बयान जारी किया था। इस बार भी अमेरिका ने वही कहानी दोहराई कि पलाव आइलैंड के झंडे वाले जहाज, पलाव आइलैंड का झंडा था एमटी सेतेबेलो पर, ईरान से तेल ले जा रहा था, नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था, उसे बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वो जहाज नहीं लौटा तो अमेरिकी विमान ने उस जहाज के इंजन पर हमला कर दिया और वो जहाज आग का गोला बन गया। यानी अमेरिका ने अपने हर हमले के पीछे एक ही कारण बताया, उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन करना। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों पर हमला हुआ। भारत ने यूएन में भी चिंता जताई। यूएन में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने भारतीय जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। There are almost 10 million Indian citizens who live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are of utmost priority to us. Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुए पकड़ा गया, उस पर सीधा हमला होगा। और ईरान की राजधानी तेहरान में कालीन के एक गोदाम में भयानक आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान में कालीन के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें आसपास की इमारतों तक फैल गईं। बड़े इलाके में आग और धुएं का गुबार उठने लग गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां बुलाई गईं और आग पर काबू पा लिया गया। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि जिस पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिला होगा, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि पेट्रोल पंपों पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं मिलेगी। इस छूट के दायरे में पेट्रोल के 4 नए वेरिएंट E22, E25, E27 और E30 शामिल होंगे। हरियाणा सरकार ने सितंबर तक सभी सरकारी विभागों को खर्चों में कटौती करने और ईंधन की बचत करने के निर्देश जारी कर दिए। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी। वीवीआईपी काफिलों में 50% गाड़ियों को कम कर दिया और सरकार ने लोगों से भी ईंधन बचाने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में भारत में बने एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की। भारत में इस तरह के कुल 40 विमान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और पहला विमान इसी साल भारतीय सेना को सौंपने का टारगेट तय किया गया है। इधर हरियाणा के हांसी में दिन दहाड़े एक जिम संचालक की हत्या कर दी गई। बाइक पर 2 बदमाश आए और गोली मार दी। 1-2 नहीं, 10 गोलियां मारी, गोलियों से भून दिया, छलनी कर दिया। घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। बदमाशों ने सबके सामने जिम संचालक का मर्डर कर दिया और वहां से भाग भी निकले। कोहराम मच गया। जिनकी हत्या हुई उनका नाम कपिल बताया गया। उम्र करीब 26 साल थी। सुबह करीब 5:30 बजे हत्या की गई। कपिल सड़क के किनारे खड़े थे। उनके सामने कुछ लड़के लड़कियां कसरत करते नजर आए। बाइक आकर रुकी। 2 बदमाश बैठे थे। जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था। दूसरे बदमाश के सिर पर सफेद टोपी थी, चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था, पीठ पर भी एक बैग भी दिखाई दिया। बाइक के रुकते ही पीछे बैठा बदमाश नीचे उतरा। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वो पीछे से कपिल के नजदीक पहुंचा और फिर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 5 सेकंड के अंदर उसने 10 गोलियां दाग दी। संभलने तक का मौका नहीं मिला। जमीन पर गिर पड़े। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। जो लोग कसरत कर रहे थे वो वहां से भाग खड़े हुए। किसी की भी हिम्मत बदमाशों को रोकने की नहीं हुई। उनके सामने ही बदमाश फायरिंग करते रहे, बेखौफ होकर गोलियां चलाते रहे। वहां से भागने की कोई जल्दबाजी नहीं की बदमाशों ने। कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई दी। कपिल पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी, फिर आराम से भाग निकले। उनके भागने के बाद वहां दौड़ते हुए कुछ लोग पहुंचे। 2 लोगों ने मिलकर जमीन पर गिरे कपिल को उठाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाए। पास ही में एक बाइक खड़ी थी।
एक लड़का तुरंत उस बाइक को लेकर वहां पहुंचा। कपिल को उस पर बैठाने की कोशिश शुरू हुई। 3 से 4 लोग मिलकर उन्हें बाइक पर बैठाने में जुट गए ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। किसी तरह कपिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उनकी जान जा चुकी थी। तो वहां हंगामा हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को जानकारी दी, कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, जांच शुरू की गई। जांच के लिए वहां फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई। जिस जगह पर घटना हुई उसे घेर दिया गया। फॉरेंसिक टीम सबूत जमा करने में जुट गई। एक एक पहलू को खंगालने का काम शुरू किया गया। पुलिस को घटना वाली जगह से गोलियों के 10 खोखे मिले। पुलिस के मुताबिक कपिल को 6 गोलियां पीठ में, 3 गोलियां सीने में लगी थी। उनमें कुछ गोलियां उनके शरीर से आर पार निकल गई थी। 6 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़के के ऊपर कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और वो फायरिंग करके चले गए। इसका नाम कपिल नाम है, लगभग 26-27 साल की उम्र है और ये जिम चलाने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की गोली से वहां कसरत कर रही एक लड़की भी घायल हो गई। उन्हें हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। पुलिस की जांच में पता चला कि कपिल जींद के रहने वाले थे, हांसी के शांति निकेतन इलाके में रह रहे थे। पिछले 3 साल से वो हांसी में जिम चला रहे थे। 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज की थी उन्होंने, लेकिन शादी को लेकर दोनों परिवारों के बीच अनबन थी, यह पता चला। पत्नी साथ भी नहीं रह रही थी। पुलिस का कहना है कुछ दिन पहले ससुराल वालों ने कपिल को धमकी भी दी थी। तो इसके साले ने भी पता लगा कि इसकी माता मुझे बता रही थी सुबह कि इसको धमकी वगैरह दी थी, वो भी एंगल हम देख रहे हैं। जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें इसकी किस किससे दुश्मनी थी, वो एंगल भी हम देख रहे हैं। पुलिस कह रही है कपिल पर हत्या और हत्या की कोशिश के केस दर्ज थे, 4 केस दर्ज थे। इस मामले में पुलिस कपिल के ससुराल वालों से भी पूछताछ में जुट गई। उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई जो कपिल के संपर्क में थे। लेकिन कहानी में फिर एक मोड़ आ गया कि हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई। घटना के करीब 5 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से। उस पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई। पिछले साल फरवरी में हांसी के शेखपुरा और ढाणीपुरिया गांव में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई थीं। पोस्ट में उन दोनों घटनाओं का जिक्र किया गया। बाकायदा एक ऑडियो क्लिप जारी की गई। एक व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया और कहा कि उसी के इशारे पर कपिल की हत्या की गई। राम राम सभी भाइयों को। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भाइयों, ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हैरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम कृडान लेते हैं। ऑडियो क्लिप में उस व्यक्ति ने दावा किया शेखपुरा और ढाणीपुरिया गांव में फायरिंग के पीछे कपिल थे। आरोप लगाया कि कपिल ने ही दोनों गांवों में गोलियां चलवाई थी। भाइयों, इसने शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदर हांसी ने, ये नहीं माना। इसने बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली। उसने धमकी दी कि फायरिंग की उस घटना में जितने लोग भी शामिल थे वो सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसी ऑडियो क्लिप में उस व्यक्ति ने पंजाबी एक्टर और गायक गुरु रंधावा के जिम पर गोलियां चलवाने की भी जिम्मेदारी ली। दिल्ली में गुरु रंधावा की जिम, इस पे जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेवारी भी भाई हम लेते हैं। हमारे छोटे भाइयों ने करवाई है। इसको पहले मैंने फोन करके समझाया था, परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा करीबी हो रहा है उसका। ऑडियो क्लिप में गुरु रंधावा के साथ सलमान खान का भी जिक्र किया गया और धमकी दी गई कि गुरु रंधावा को सलमान खान से दोस्ती रखने के लिए अंजाम भुगतना होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना छिप जाए। इसको बहुत बार समझाया, परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटी ले ले, चाहे देश के किसी कोने में चला जाए, किसी तरीके से कितनी सिक्योरिटी ले ले, किसी देश कोने में चला जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए कई टीमें बना दी। गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश तेज कर दी। गैंग वॉर के एंगल से भी जांच शुरू की गई। हत्याकांड के पीछे की वजह सामने आ सके इसलिए जांच शुरू की गई। इधर यूपी के उन्नाव में शादी के 1 महीने बाद ही लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शादी के 1 महीने बाद 20 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। पुलिस ने लड़की के पति समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल ने बिजली के तार चोरी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रेलवे सुरक्षा बल के मुताबिक उन आरोपियों ने महरावल कुलवा और मंडराक स्टेशन के बीच लगाए गए बिजली के तार चुरा लिए। इन्होंने ये कबूल किया कि हमने अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास में सिविल एरिया में भी, जैसे बिजली बोर्ड हो गया, उनके तारों को भी चोरी करना कबूल किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने फायरिंग की वारदात के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उस आरोपी ने एक घर पर फायरिंग की थी और फरार हो गया था। उस पर गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के छपरा में भीषण टक्कर में एक साइकिल सवार की जान चली गई। वो साइकिल सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे बुरी तरीके से टक्कर मार दी और वो उछलकर सड़क पर गिर गया। उधर राजस्थान के बीकानेर में डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर हमला बोला, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। जिस अस्पताल में महिलाओं की हालत बिगड़ी थी वहां जाकर नारे लगाए। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनका प्रदर्शन खत्म कराया। बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुआ, पीबीएम अस्पताल। वहां 2 रोज पहले डिलीवरी के बाद अचानक एक एक करके 6 महिलाओं की हालत बिगड़ गई थी। जांच में पता चला उनकी किडनी फेल हो गई थी। आनन फानन में उन सभी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और इसी घटना को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के कई कार्यकर्ता पीबीएम अस्पताल पहुंच गए, वहां जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनका इस्तीफा मांगा। मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगें पूरी करो। कुछ कार्यकर्ता अस्पताल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए। पुलिस ने लेकिन गेट बंद कर रखा था। बड़ी संख्या में जवान तैनात थे। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, पर जवानों और उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। गेट के बाहर कई पुलिस वाले बिना वर्दी के भी खड़े थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर वो और भड़क गए, जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। फिर जवानों ने उन पर सख्ती दिखानी शुरू की। कई प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, कुछ को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इसके बावजूद वो गाड़ी के अंदर से ही नारे लगाते रहे, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगते रहे। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। अस्पताल के आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अस्पताल के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। फिर मामले की जांच के लिए जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एक टीम पीबीएम अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने इस टीम का गठन किया था यह पता लगाने के लिए कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी अचानक कैसे खराब हो गई। क्या इलाज में लापरवाही बरती गई या फिर किसी दवा की वजह से हुआ, कोई इंजेक्शन की वजह से हुआ। डॉक्टरों की टीम ने आईसीयू में भर्ती उन महिलाओं से भी मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से अपडेट ली कि उनकी हालत में कितना सुधार हुआ। टीम अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पीबीएम अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत क्यों बिगड़ी थी। अस्पताल के अधीक्षक ने दावा किया कि जांच टीम ने माना कि डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी। इसमें डॉक्टर्स की लापरवाही इंगित नहीं की गई है और वो अपने हमारे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है और कुछ उन्होंने सजेशन हमारे स्पेशलिस्ट को दिए हैं। 2 रोज पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई थी इन सभी 6 महिलाओं की। उसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई थी। फिर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, डायलिसिस शुरू कर दिया गया था। 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था उन्हें। इससे पहले कोटा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वहां भी डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी और जांच में पाया गया था ब्लीडिंग रोकने के लिए महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन उस इंजेक्शन में दवा की जगह पानी था। इस वजह से महिलाओं की तबीयत खराब हो गई थी और उनकी जान चली गई थी। इधर यूपी के वृंदावन में 47 जर्जर मकानों को गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया।
यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर प्रशासन ने 47 जर्जर मकानों को नोटिस जारी किया। उन मकानों के मालिकों को आदेश दिया गया कि वो 15 दिन के अंदर जर्जर हिस्सों को हटवा लें। मंदिर मार्ग पर एक मकान का छज्जा गिर गया था। घटना में 7 श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के एटा में गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया और घोषणा की कि अगर 22 जुलाई तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया गया तो वो इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। गौ माता को पशु सूची से हटाकर राज्य माता और राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करने की मांग मान नहीं ली जाती है। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अगले कार्यक्रम की घोषणा करें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने के निर्देश दिए। ये फैसला हाल ही में लखनऊ के केजीएमयू और दूसरे संस्थानों में सामने आए धर्मांतरण के आरोपों के मामलों के बाद लिया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस से शिकायत की गई। पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने जिले के एसपी से पोस्ट डालने वालों पर एक्शन लेने की मांग की। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर के जो चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड था, उसकी मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के नेपाल भागने का दावा किया गया। राजा रघुवंशी के परिवार ने किया दावा। पिछले साल सोनम रघुवंशी पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का आरोप लगा था। मेघालय में मर्डर हुआ था। मेघालय पुलिस ने जांच की, आरोपियों की तलाश की, सबूत जुटाए और सोनम के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। शिलोंग जेल भेज दिया था। मतलब पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी शिलोंग जेल में बंद थी। 27 अप्रैल को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी थी। वो जेल से बाहर आ गई थी। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वो शिलोंग छोड़कर नहीं जा सकती कहीं भी। कोर्ट में हर सुनवाई के दिन उन्हें पेश होना ही होगा। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया कि बीती कुछ सुनवाइयों के दौरान सोनम कोर्ट में पेश नहीं हुई, कोर्ट पहुंची नहीं। इसी वजह से उन्होंने सोनम के नेपाल भाग जाने की आशंका जताई। डर यही है तो सोनम को या तो नेपाल नहीं भगा दिया हो, क्योंकि सोनम के जो वकील साहब जो है सुदीप राणा, वो नेपाल की ही है और सोनम को उन्होंने ही सुरक्षित रखा है। तो कहाँ पे सुरक्षित रखा है कि सोनम को तो आदेश दिया गया था, सोनम शिलोंग छोड़ के जा सकती नहीं है। विपिन रघुवंशी ने सोनम के कबूलनामे का जिक्र किया कि पिछले साल गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सोनम ने यह कबूल किया था कि वो राजा रघुवंशी की हत्या के बाद नेपाल भागने की कोशिश में थी। नेपाल का जिक्र मैंने इसके लिए किया है क्योंकि सोनम ने खुद ने कबूल करा था राजा की हत्या के बाद में, तो सोनम जो है मर्डर करने के बाद में नेपाल भागने वाली थी। राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे। उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। 11 मई को पिछले साल 2025 को सोनम के साथ उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों के लापता होने की खबर मिली थी। फिर 3 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला था, पिछले साल 3 जून को मेघालय में। बाद में जांच के दौरान पुलिस ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सोनम रघुवंशी की भूमिका सामने आने की बात का दावा किया गया था। उन्हें भी आरोपी बनाया गया था और जेल भेज दिया गया था। राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में कानूनी कार्रवाई तेज करने की मांग की और नए सिरे से सीबीआई जांच की भी मांग की ताकि सच्चाई जल्द सामने आ सके, दोषियों को सजा मिल सके। इधर यूपी के मऊ में एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। लड़की के परिवार के मुताबिक उनकी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ शाम के वक्त किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन दोनों वापस नहीं आई। अगले दिन बड़ी बहन का शव पेड़ से लटका मिला। एक बालिका की लाश पेड़ से लटकी हुई है। इस घटनाक्रम की एफआईआर कल ही दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होटल के कमरे से एक लड़का और एक लड़की बेहोशी की हालत में मिले। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई, जबकि लड़के की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस को कमरे से जहरीले पदार्थ की एक शीशी मिली। आशंका जताई गई कि दोनों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इनके बीच प्रेम प्रसंग होना पाया गया है।
जो युवती है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो युवक है वो अभी उपचाराधीन है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जमीन के नीचे भारी मात्रा में दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में दवाइयां मिलने के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की और इस मामले में सरकार से जांच की मांग की। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में बन रही एक इमारत के पास मिट्टी धंसने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इमारत के लिए खुदाई करने के दौरान मिट्टी धंस गई थी और तीनों महिलाएं मलबे में दब गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंगा किनारे बार और रेस्टोरेंट के बोर्ड लगाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बार के बोर्ड लगाने पर इमरान हाशमी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के एक सीन के लिए खास तरह का सेट तैयार किया गया था। उस पर कुछ बोर्ड लगाए गए थे, बार एंड कैफे, बार एंड रेस्टोरेंट, ये सब लिखा था। तो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को यह पता चला तो वो वहां पहुंच गए शूटिंग वाली जगह पर और हंगामा करने लग गए। फिल्म का सेट तैयार करने वाले लोगों से भिड़ गए, उनसे सवाल जवाब करने लग गए। बताओ कौन सी परमिशन है आपके पास? भाटिया जी रुक जाओ, एक आप लोग रुक जाओ जरा, आप लोग रुक अभी आप बोल रहे हो ना, शकल दिखाओ, इनके कैमरे में शकल दिखाओ। कहाँ से आ रहे भाई आप कहाँ से? मुंबई से आ रहे हो? लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने जो बार वाला जो बोर्ड था उसका विरोध किया, फिर धक्का मुक्की हो गई। हिंदूवादी संगठनों के लोग और फिल्म से जुड़े लोग आपस में भिड़ गए, हालात बेकाबू हो गए। आप बॉम्बे से आए ना, तो ये परमिशन आपको किसने दी है? बाहर उनके अभी आ रहे हैं आपसे बात करें। फिर उन लोगों ने खुद ही वो बोर्ड वहां से हटा दिया और फिल्म की शूटिंग बंद करवा दी। आरोप लगाया कि बार वाले बोर्ड लगाने से हरिद्वार की पवित्रता खराब हो रही थी। उस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जो हरिद्वार की पवित्रता को खराब कर रहे थे, यहाँ के तीर्थ की मर्यादा को खराब कर रहे थे। तो फिल्म से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उनके पास वहां शूटिंग करने की परमिशन है। फिर भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन लोगों ने धमकी दी कि चाहे उनके पास कोई भी परमिशन हो, हरिद्वार में बार लिखा हुआ बोर्ड हरगिज नहीं लगेगा। इधर दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक स्टील फैक्ट्री में आग लग गई। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्कूल में आग लग गई। बताया गया कि स्कूल के कर्मचारियों के लिए खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो सस्ते दाम पर सोना बेचते थे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो उन्हें बताते थे कि सोना गड़े हुए खजाने में मिला था। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी के आरोप में पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उनमें एक युवक बुलंदशहर जेल से रिहा हुआ था। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में उसके साथी बुलंदशहर जेल के बाहर पहुंचे थे। अपने साथ कई गाड़ियां लेकर पहुंचे थे। रिहाई के बाद वो लोग उसे लेकर लौट रहे थे जश्न मनाते हुए। उनकी गाड़ियां ग्रेटर नोएडा के लोहारली इलाके से गुजर रही थी, तो वो टोल प्लाजा पर पहुंचे। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उनसे टोल मांगा। आरोप लगा कि उन्होंने टोल चुकाने से इनकार कर दिया। विरोध जताया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया उनको, और टोल प्लाजा पर लगे बूम बैरियर को तोड़ दिया। हूटर बजाते हुए वहां से जबरन निकलने की कोशिश की उन्होंने। हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा से बिना टोल चुकाए निकलने की कोशिश की। इस दौरान उनमें कुछ युवक गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटके हुए नजर आए, कुछ गाड़ी की छत पर बैठे हुए नजर आए, खिड़कियों से अपने हाथ बाहर निकालकर शोर मचाते हुए गए। टोल प्लाजा के कर्मचारी बूम बैरियर लगाने लगे, उन्हें वहां पर रोकने लगे। तभी उन युवकों ने उन एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। 2 युवक गाड़ी से बाहर निकल गए, टोल कर्मचारियों से हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, हंगामा हो गया।
उनके साथी भी गाड़ी से बाहर निकलने लगे, टोल कर्मचारियों से बहस करने लगे। कुछ ही देर में टोल चुकाए बिना कई गाड़ियां लेकर टोल प्लाजा से वो निकल गए। टोल प्लाजा के कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने उनका काफी दूर तक पीछा किया और रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप लगा कि उन्होंने कर्मचारियों पर फिर ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके, हमला कर दिया। इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया, उन युवकों को हिरासत में लिया। इधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को घमंडी बताते हुए उन्हें चुनाव में हार की वजह बता दिया। टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को घमंडी बता दिया और दावा किया कि अभिषेक की वजह से ही चुनाव में पार्टी की हार हुई। I am with the Mamata Banerjee, but Mamata Ji has to decide whether Mamata Ji will keep Abhishek or keep Abhishek. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नाराजगी के पीछे की वजह विधायकों के फर्जी दस्तखत वाले मामले को बताया गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में दायर केस में कल्याण बनर्जी ही अभिषेक के वकील थे, लेकिन कल्याण बनर्जी ने खुद बताया कि आधी रात को उन्हें फोन करके यह बताया गया कि केस से उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे वकील को केस दे दिया गया। पश्चिम बंगाल में विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच एजेंसी अगले 3 हफ्ते तक अभिषेक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। पूछताछ की जरूरत होने पर 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट ने अभिषेक को सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ कर्नाटक के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक गाड़ी ने सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को टक्कर मार दी। वो जवान सराय जुलैना इलाके में ड्यूटी कर रहे थे, तभी उस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर ने टक्कर मारी और फरार हो गया। टक्कर में वो जवान घायल हो गए। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक तालाब के नीचे एसटीएफ ने हथियारों का जखीरा खोज निकालने का दावा किया, बंदूकें खोज निकालने का दावा किया, गोलियों की बड़ी खेप खोज निकाली, ऐसा दावा किया। उत्तर 24 परगना जिले के अलग अलग इलाकों में एसटीएफ की टीम ने एक केस के सिलसिले में छापेमारी की। एसटीएफ की टीम ने बारुईपुर में छापेमारी की, बशीरहाट में छापेमारी की, संदेश खाली में छापेमारी की और छापेमारी करते हुए टीम संदेश खाली के निजात थाना इलाके में पहुंची। वहां एक तालाब को खंगाला, तलाशी अभियान चलाया, कई गोताखोरों को तालाब में उतार दिया और उन्होंने तालाब में छानबीन की तो वो कह रहे हैं वो दंग रह गए, हैरत में पड़ गए। एसटीएफ की टीम के मुताबिक गोताखोरों ने तालाब से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, बंदूकें और गोलियां बरामद की। तालाब में पानी के नीचे हथियारों की खेप छिपाकर रखी गई थी। वो कह रहे हैं, वीडियो दिखाया उन्होंने, बंदूकें छिपाकर रखी गई थी, कारतूस छिपाकर रखे गए थे। एसटीएफ की टीम का कहना है तालाब से 50 से ज्यादा बंदूकें जब्त की गईं, 2000 से ज्यादा गोलियां जब्त की गईं। तालाब के नजदीक बंदूकों को इकट्ठा किया गया, गोलियों को इकट्ठा किया गया और एसटीएफ की टीम ने जांच शुरू की। यह पता लगाने में जुट गई बड़े पैमाने पर हथियार आखिर तालाब तक पहुंचे कैसे, गोलियां पहुंची कैसी, कैसे वहां पर पहुंची, तालाब में हथियारों का गुप्त ठिकाना था तो किसने तैयार किया था, हथियार छिपाने के पीछे क्या साजिश थी, योजना किसने बनाई। उधर टीएमसी में टूट की खबरों के बीच उसके एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी में मची भगदड़ के बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबरायक ने उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनसे पहले टीएमसी की सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। 13 राज्यसभा सांसदों वाली टीएमसी के पास केवल 10 सांसद ही रह गए। टीएमसी के लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी टीएमसी के बागी सांसदों के गुट का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संसद में एक अलग गुट बनाने और बैठने के लिए अलग जगह दिए जाने की मांग वाली चिट्ठी पर दस्तखत भी कर दिए। इस गुट ने दावा किया कि उनके पास 20 टीएमसी सांसदों का समर्थन है। टीएमसी में मची भगदड़ की खबरों के बीच सांसद प्रतिमा मंडल ने सफाई दी। उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर उन खबरों को गलत और भ्रामक बताया जिसमें उनका भी नाम बागी सांसदों की लिस्ट में बताया जा रहा था। प्रतिमा मंडल ने साफ किया कि वो दिल्ली गई ही नहीं।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में पुलिस ने टीएमसी के नेता और पूर्व विधायक जहांगीर खान का जुलूस निकाला। जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2 दिन पहले उन्हें भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। इधर देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच पंजाब के रूपनगर में भी एक डरा देने वाली घटना हो गई। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 8 साल की एक बच्ची की जान ले ली, उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्ची अपने घर से निकलकर पास की एक दुकान जा रही थी दूध खरीदने। जैसे ही अपने घर से निकली, कुछ दूर आगे गई, उन आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया। वो खौफ से भर गई। उन कुत्तों के डर से उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जैसे ही उन कुत्तों को अपनी ओर आता देखा, वो पीछे मुड़ गई, अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसके पैर लड़खड़ा गए। उन कुत्तों ने उसे झटके से जमीन पर गिरा दिया, उसे घेर लिया। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीख पुकार मच गई। कुत्ते उस पर लगातार वार करते रहे, उसे नोचते रहे, उस बच्ची को बेरहमी से काटा। बच्ची उन कुत्तों के बीच छटपटाती रही, अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने वहां से हटने का नाम नहीं लिया। सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी, आसपास उसे बचाने वाला कोई नहीं था। ये रूपनगर जिले के मोरिंडा में हुआ। कुत्तों के झुंड ने उस बच्ची पर काफी देर तक हमला किया, उसे घसीटकर आगे ले गए, उसके सिर पर वार किया। बच्ची लगातार रोती रही, शोर मचाती रही। कुत्ते उसे काटते रहे, बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनकर एक लड़की वहां पहुंची। उसने उन कुत्तों को भगाया, फिर उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर वो दौड़ पड़ी। बाद में उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत उसकी ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी जान चली गई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖੜਕਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ थी बेचारी बच्ची ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਕੜਾ हॉस्पिटल लेके गए। बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार में मातम पसर गया। परिजन फूट फूट कर रोते दिखे। मां बेसुध हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। आसपास के लोगों की भी आंखें भर आईं। जिस मोहल्ले में यह घटना हुई, वहां रहने वाले लोगों ने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि कई बार शिकायत उन्होंने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।